बड़े घर की छोटी बहू। रायचंद हवेली उस दिन कुछ ज्यादा ही खामोश थी। सुबह की किरणें जब उसकी पुरानी खिड़कियों पर पड़ीं, तो ऐसा लगा मानो हवेली ने करवट ली हो, कोई बहुत पुराना सपना अधूरा छोड़कर फिर से जागी हो। नौकर चाकर इधर उधर दौड़ रहे थे, पॉलिश किए हुए फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर टंगे पुराने चित्र रायचंद परिवार के पूर्वजों के जैसे अपनी आंखों से नए आने वाले मेहमान को देखने की तैयारी कर रहे थे। आज घर में चौथी बहू आ रही थी, आना रायचंद, जो इस परिवार की सबसे छोटी और सबसे पढ़ी लिखी बहू थी। कोई नहीं जानता था कि इस लड़की के आने से रायचंद हवेली के दरवाजे फिर से पुराने राजों की दस्तक सुनने वाले हैं। इस घर की सास रमादेवी रायचंद का रौब अब भी वैसा ही था, जैसा उनके पति के जमाने में था। वह मानती थी कि बहुएं घर की इज्जत होती हैं, पर अगर बहू ज्यादा सोचने लगे तो घर की नींव हिल जाती है। उनकी आंखों में सख्ती और शब्दों में आदेश रहता था। घर की तीनों बहुएं संव्या, पायल और नैना उनसे डरती भी थीं और उनका आदर भी करती थीं। लेकिन आज हवेली में एक नई आहट थी, एक नई उम्मीद और शायद एक नया खतरा भी। गाड़ियों की आवाज सुनते ही सब आंगन में आ गए। फूलों की माला, थाल, आरती की घंटी, सब तैयार था। और तभी गेट पर एक काली कार रुकी। कार का दरवाजा खुला और धीरे धीरे बाहर उतरी एक लड़की, लाल जोड़े में, आंखों में शांत पर गहरी चमक, जैसे कोई पुराना दर्द छुपा हो। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम सोच समझ कर रखा गया था। हवा में उसके गजरे की खुशबू फैल गई। वह थी आना। कोई नहीं जानता था कि इस लड़की की मुस्कान के पीछे क्या छुपा है। दादी माँ की नजरें जैसे ही उस पर पड़ी, उन्होंने धीमे से कहा, इस चेहरे से अजनबीपन नहीं लगता, कहीं देखा है इसे। आना के पैर जैसे ही हवेली में पड़े, घर की आरती की लौ अचानक टिमटिमाने लगी। किसी ने इसे सामान्य समझा, किसी ने संयोग कहा, लेकिन दादी माँ ने एक गहरी सांस ली। उनके होठों पर शब्द आए, हर बार जब इस घर की आरती बुझती है, कोई नया किस्सा शुरू होता है। सास रमादेवी ने झट से कहा, अंधविश्वास मत फैलाए मान जी। और फिर आना के माथे पर तिलक लगाते हुए बोली, अब तुम इस घर की चौथी बहू हो, इस घर की रीतें, इसकी मर्यादा और इसके नियम अब तुम्हारे भी हैं। शाम ढलने लगी। हवेली के लंबे गलियारों में दीपक जलाए जा रहे थे। आना अपने कमरे में लाई गई। कमरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें एक ठंडी सी नमी थी, जैसे बरसों से खिड़कियां बंद रही हों। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, एक बड़ी सी अलमारी और बिस्तर के ऊपर लगा वही झूमर जो घर के पुराने हिस्से में किसी और कमरे से उतार कर लगाया गया था। आना ने धीरे से झूमर की तरफ देखा और उसकी आंखों में जैसे किसी पुराने दृश्य की झलक तैर गई। उसने हल्की आवाज में कहा, ये वही कमरा है, और तुरंत ही खुद को रोक लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पायल थी। बोली, छोटी भाभी, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। आना ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, धन्यवाद भाभी, सब ठीक है। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, हवा में कुछ फुसफुसाया, कोई पुरानी आवाज, बहुत धीमी, बहुत गहरी, तुम वापस आ गई। रात के वक्त जब सब सो गए, हवेली के अंदर की हवा अजीब तरह से भारी हो गई थी। आना ने कमरे का दरवाजा बंद किया और अलमारी के पास गई। उसने देखा कि नीचे की दराज थोड़ी खुली थी। अंदर झांक कर देखा तो वहां एक पुराना कागज रखा था, पीला पड़ा हुआ, किनारों से फटा हुआ। उस पर लिखा था, जिसने इस घर की चौखट पार की, उसने अपनी नींद गंवा दी। आना ने वो कागज उठाया, धीरे से पढ़ा, और उसकी आंखों में न जाने क्यों एक संतोष की झलक आई। उसने उस कागज को अपने तकिए के नीचे रख दिया। बाहर के गलियारे में दादी माँ खड़ी थीं। उनकी उम्र 70 से ऊपर थी, लेकिन उनकी नज़र तेज थी। उन्होंने देखा, आना के कमरे की खिड़की के अंदर से हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई दीपक हवा से लड़ रहा हो। उनके होठों पर फिर वही वाक्य फिसला, ये घर फिर से सांस ले रहा है। अगली सुबह हवेली में हलचल थी। नई बहू की पहली पूजा थी। आना सबसे पहले उठी, स्नान करके मंदिर की सफाई की। बाकी तीनों बहुएं नीचे आईं तो देखा, मंदिर पहले से सजा हुआ था। फूल लगे थे, दिया जल चुका था और घंटी अपने आप बज रही थी। पायल ने धीरे से कहा, किसी ने पूजा शुरू कर दी। नैना बोली, नहीं, कोई नहीं गया था अभी तक। तभी आना बाहर आए, हाथ जोड़कर बोली, मैंने की थी पूजा। लेकिन तभी दादी माँ ने देखा, मूर्ति के नीचे फूलों में कुछ अजीब पड़ा था, राख। उन्होंने धीरे से उठाया और आंखें चौड़ी हो गईं। रमादेवी ने पूछा, क्या हुआ मां जी? दादी ने कहा, राख, वो भी इस मूर्ति के नीचे। रमादेवी बोली, शायद धूप की वजह से। पर उनकी आवाज में खुद भरोसा नहीं था। पूरे दिन घर का माहौल कुछ अजीब रहा। संव्या ने कोशिश की कि सब सामान्य लगे, लेकिन हर किसी को महसूस हो रहा था कि कुछ तो अलग है। रात को जब सब सोने गए, आना बालकनी में खड़ी थी।
हवेली के पीछे पुराना कुआं था जिसे बरसों पहले बंद कर दिया गया था। आना ने उसकी तरफ देखा और उसके होंठों से फुसफुसाहट निकली, अब वक्त आ गया है। उसने अपने गले से एक छोटी सी चेन निकाली जिसमें वही पुराना प्रतीक था, वही चिन्ह जो हवेली के मुख्य दरवाजे पर बना था। उसने वो चेन कसकर पकड़ी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। अचानक हवेली के पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, नौकर रामू की। सब भागे भागे वहां पहुंचे। कुएं के पास जमीन गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी पानी निकाला हो। लेकिन कुआं तो सालों से बंद था। रामू कांपते हुए बोला, मालकिन, कुएं से किसी औरत की आवाज आई थी। वही नाम पुकार रही थी, आना आना। सबके चेहरे उतर गए। रमा देवी ने चिल्लाकर कहा, चुप रहो, ये सब बकवास है। लेकिन दादी माँ ने बस एक नजर आना पर डाली। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस शांति थी। जब सब लौटे, आना कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। फिर उसने आईने से कहा, मुझे पता है तुम अब भी यहाँ हो और मैं अब तुम्हारा अधूरा काम पूरा करने आई हूँ। उस वक्त उसके पीछे दरवाजे पर एक छाया उभरी, कोई और औरत सफेद साड़ी में, जिसके चेहरे का आधा हिस्सा अंधेरे में था। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स कांपने लगीं। हवा में अगरबत्ती की महक के साथ कोई अजीब सी ठंडक फैल गई। बाहर दादी माँ ने कमरे की तरफ देखा और धीरे